टैक्स बचाने के आपने सारे तरकीब ढूंढ निकाले, फिर भी टैक्स बोझ लग रहा है, तो हम बताएंगे टैक्स बचाने के नायाब तरीके। या फिर आपको लगता है कि आप कहीं ज़्यादा टैक्स तो नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स विभाग आपके साथ कहीं मनमानी तो नहीं कर रहा है। तो ऐसी तमाम उलझनों को हम दूर करेंगे आपके इस पसंदीदा शो टैक्स गुरु में, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे इस कोशिश में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर के आपको कई सारी चीज़ें बताएंगे अगले आधे घंटे तक, तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं गोल्ड खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो नफ़ा नुकसान के साथ साथ टैक्स का भी रखें ख्याल। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट हैं तो मुनाफे पर टैक्स की देनदारी तय करना हो आसान, समझाएंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के नए नियम। और साथ में समझाएंगे बकाया सैलरी और उस पर मिलने वाले ब्याज पर क्या देना होगा टैक्स। ये सारे मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी पेचीदे हैं, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं। लेकिन इन दिनों गोल्ड बड़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जब भी आप सो के उठते हैं पता चला गोल्ड जो आपके पास रखा हुआ वो नई कीमत पर चला गया, ऊंचाई पर चला गया। तो कई लोगों को लगता है कि गोल्ड अब ऐसे ही बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा, तो खरीद लें क्या, खरीद लेंगे तो आगे चलकर फ़ायदा होगा। कई लोगों को लगता है कि पता नहीं अब फिर वापस गिर जाए शेयर मार्केट की तरह, तो बेच लें क्या, तो लोग फिर कुछ लोग बेचने की सोचने लगते हैं। तो वो आपका कॉल है, आपको जब मर्जी हो खरीदिए, जब मर्जी हो बेचना, वो अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछते रहिए। लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों में जानना बेहद ज़रूरी है। वो है टैक्स के नियम। जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर टैक्स की देनदारी बनती है। अब देनदारी कितनी बनती है, कैसे बनती है, गौरी से समझेंगे। गौरी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो गोल्ड लोग खरीदते हैं आमतौर पर दो तरीके से लोग गोल्ड खरीदते हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड खरीद लिया और दूसरा पेपर गोल्ड, ETF के जरिए गोल्ड खरीद लिया। तो इसमें टैक्स के नियम क्या कहते हैं? देखिए लक्ष्मण, दोनों ही केसेस में टैक्स के नियम सेम है। ETF जो गोल्ड ETF है या सिल्वर भी, क्योंकि कमोडिटी है, उनके नियम सेम है। तो इसमें एक जो मेन डेट है वो है 23 जुलाई की। तो 23 जुलाई 2024 से पहले नियम कुछ और थे, 23 जुलाई 2024 के बाद नियम कुछ और हो चुके हैं। पहले मैं बता देती हूँ 23 जुलाई 2024 से पहले के नियम, जिसमें अगर आपने गोल्ड को या सिल्वर को आपने 3 साल तक होल्ड किया है, 36 मंथ्स तक होल्ड किया है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता था और उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाता था। उसमें आपको 20% का टैक्स देना होता था। और अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, यानी कि 36 मंथ से कम में आपने उसको बेच दिया, तो आपका स्लैब रेट के ऊपर वो टैक्सेबल हो जाता था। यानी कि आप जिस भी स्लैब के रेट में फॉल करते हैं उतना आपको टैक्स देना होता था। 23 जुलाई के बाद नियम बदला और अब इसका जो होल्डिंग पीरियड है ये 24 मंथ्स है, यानी कि 2 साल। तो अगर आपने 2 साल से ज़्यादा तक होल्ड किया है तो आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा और इसमें रेट कम हो गया 12.5%, बट हमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। और अगर इससे कम तो हम स्लैब रेट पे चले जाएंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गोल्ड और सिल्वर का हमारा चला जाएगा स्लैब रेट पे। लेकिन यहाँ पे जो आपका टैक्स बचाने का एक तरीका है, ये कई बार लोग मिस कर देते हैं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल्ड या सिल्वर को रखा है और उसको बेचा है, और इसमें जो सिल्वर है उसमें जो आपके जो यूटेंसिल्स हैं सिल्वर के, जो पर्सनल इफेक्ट्स में आ जाते हैं, जो आपने घर में कई लोग बर्तन रखते हैं चांदी के, उसको बेचने में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। तो अगर आपके कोई ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड या सिल्वर के और आपने उनको बेचा है या ETFs को बेचा है लॉन्ग टर्म में, और आपने एक घर खरीद लिया, उससे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली, तो जो सेक्शन 54F है उसकी अगर आप सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको इसके ऊपर जो कैपिटल गेन है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा, अब एक ऐसे भी लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है जिनको बहुत पुश्तैनी गोल्ड उनके पास पड़ा हुआ है, उन्होंने खरीदा नहीं। कई बार लोगों को कहीं से मिल गया, मायके से मिल गया, कहीं से मिल गया, अब वो गोल्ड को एनकैश करना चाहते हैं, तो उसका क्या नियम है? उसमें तो आपको तो परचेज प्राइस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें लक्ष्मण देखिए, उसमें जब आपको वो इनहेरिट आपने किया, जिस भी साल में आपने इनहेरिट किया, अब आपको या तो शादी पे मिला या विल के तौर पे मिला, तो पहले तो अगर आपको विल से कोई भी कुछ भी मिला है आपको, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी रकम है, वो एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर उस टाइम पे कोई टैक्स लगता नहीं है। शादी पे मिलने वाली सारी गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट होती हैं, आपको उसमें गोल्ड की ज्वेलरी मिली है या गोल्ड की गिनियां मिली हैं, वो सारी की सारी उस टाइम उसको बेचेंगे तब भी नहीं। अब जब बेचेंगे तब टैक्स लगेगा। अच्छा। अब जिस साल में बेचेंगे, तो अब
अब देखिए इसमें क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो आपको शादी पे मिला या विल के तौर पे, हो सकता है वो बहुत पुराना अमाउंट हो, बहुत पुराने साल में आपको मिला हो। तो 2001 के बाद अगर आपको मिला है या इनफैक्ट 2001 से पहले मिला है तो आपको 2001 की वैल्यूएशन करानी है, 2001 के बाद मिला है तो उसकी वैल्यूएशन करानी है, आपको वैल्यूएशन करानी होगी। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की थी, यानी कि आपके अगर ग्रैंडफादर ने आपको कोई गोल्ड गिफ्ट किया है तो ग्रैंडफादर ने जिस रेट पे लिया था उस रेट को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। वो तो पता नहीं चलेगा, तो वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवानी है। ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड वैल्यूएशन ऑफिसर्स होते हैं, वो इसकी रिपोर्ट बना के देंगे और उसी को आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे और उसके बेसिस पे जब आप बेचेंगे तो आपका गेन कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जब आप बेचेंगे गेन आपको कैलकुलेट करके टैक्स इस पे देना होगा अनटिल अनलेस आप उसको सेव कर रहे हैं, जो तरीका मैंने बताया। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं देहरादून, जहां से चमन लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चमन लाल जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी सर, नमस्कार गौरी मैडम को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा जो यूएसए स्टार्टअप में था पहले, उसको ये एसपीपी जो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान होते हैं वो कंपनी देती है उनको, और उनको मिले थे, वो बाद में उसने कंपनी चेंज कर ली और कंपनी ने उनकी आईडी बना रखी थी, उसके ऊपर हमने जो फेयर मार्केट प्राइस के ऊपर उसने और कंपनी ने प्रोक्यूज लगा के टैक्स भी लिया हुआ था। तो अब क्या हुआ, वो कंपनी जो ना बैंकरप्ट हो गई और वो डीलिस्ट हो गई है, बंद हो गया, आईडी भी सब बंद हो गई है। अच्छा, तो उसमें सर क्या रहा, हमने जब उसको ITR 2 में फॉरेन एसेट्स में भी दिखाए हुए हैं, वो इतने शेयर हमारे पास है, मतलब अलग अलग जो भी उसके पास थे शेयर, तो उसका लॉस कैसे कवर करेंगे? एक क्वेश्चन तो मेरा ये था, और दूसरा क्वेश्चन मेरा था, मेरे पास भी कुछ इंडियन स्टॉक है वो डीलिस्ट हो गए हैं, उनको अगर हम ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के थ्रू बेचे तो उसमें हमें बहुत पुराने पड़े हैं मेरे पास, उसमें इंडेक्स इन्फ्लेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? ये बहुत लोगों का सवाल होता है, मतलब कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो डिलीस्ट हो गए या फिर ट्रेड नहीं, उनका क्या करना है? देखिए इसमें डेफिनेटली आप लॉस अपना दिखा सकते हैं रिटर्न में। अगर उस साल आपका कोई गेन हुआ है आप उससे उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं हुआ तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपके जो दोनों सवाल हैं उसमें एक हर सवाल में एक एक जो डिफरेंट क्वेश्चन आपने पूछा है मैं उसका जवाब दे देती हूँ। जो सबसे पहले जो आपके बेटे का केस है, क्योंकि वो US का केस है, तो उस केस में आप जब यहाँ पे लॉस क्लेम कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखनी है कि आपने वहाँ पे जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई वो कंपनी लिक्विडेशन में गई है उसका प्रूफ, और आपको ये मिला था उसकी वैल्यू 0 है, उन सब का प्रूफ आपको अपने पास रखना होगा। जो आपने वहाँ पे टैक्स पे किया है, जो आपने मेंशन किया है कि आपने वहाँ पे सरकार को टैक्स दिया है, तो उसका जो क्रेडिट होता है वो आपको इंडिया में मिल जाता है। आपने जो वहाँ पे US में जो टैक्स पे किया होता है उसका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत, तो आपको उसके लिए उसका प्रूफ यहाँ पे अपने पास रखना होगा और उसको संभाल के रखना होगा, ताकि आने वाले सालों में अगर कभी आपसे कोई सवाल जवाब किया जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से तो आप उसका जवाब दे पाएं। जो आपका केस है सिमिलर केस है बट इंडिया का है, तो चीज़ें सेम हैं, आप भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपने जो इंडेक्सेशन की बात की, इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आपका लॉस है, आप उसको बेच नहीं रहे हैं। दूसरा, इक्विटी के केस में जब हम कोई भी शेयर को बेचते हैं तो इंडेक्सेशन हमें नहीं मिलता, ना पहले भी मिलता था, तो इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। जितना लॉस आपका हुआ है, यानी कि आपकी वैल्यू 0 हो गई है, जितने में आपने खरीदा था वो पूरा का पूरा जो अमाउंट आपका लॉस हो गया, उतना आप अपना लॉस बुक कर लीजिए, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड। लॉस कैसे बुक करेंगे, चूंकि ट्रेड तो हो नहीं रहा है? तो आपकी अब वैल्यू 0 हो चुकी है, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो आप उसकी सेल वैल्यू 0 दिखा देंगे और आपका जो परचेज वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो आ जाएगी, अपने आप लॉस कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसी साल अगर प्रॉफिट होगा तो सेट ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 साल होते हैं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अगर इस साल नहीं कर पाए तो आने वाले 8 सालों तक आप इसको सेट ऑफ करने का आपको उन सालों में ऑप्शन मिलेगा, यानी कि कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो कैरी फॉरवर्ड हम किस्तों में भी कर सकते हैं, मान लीजिए पहले साल में कुछ कर लिया, अगले साल कुछ। अगर आपको 50,000 का नुकसान है, इस साल आपकी सिर्फ 25,000 की टैक्सेबिलिटी या 25,000 की 1.25 लाख के ऊपर 25,000 है, तो 25,000 आपने इस साल कर लिया, जो 25 बचा उसको अगले साल ले जाइए। अगले साल अगर 5,000 कर पाए तो 20 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड किसके साथ कर सकते हैं? आपका लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म को आप
लॉन्ग टर्म के साथ कर सकते हैं आने वाले सालों में। जो शॉर्ट टर्म होता है उसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के साथ कर सकते हैं। तो बहुत ही बिल्कुल डिटेल में आपको जवाब मिल गया चमन लाल जी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सो मच हमसे संपर्क करने के लिए। और अब अगला कॉलर लेते हैं सूरत से, जहां से कपिल चंद्राना साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल जी नमस्कार, क्या उलझन आपके? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं सवाल क्या है? हाँ, मेरा क्वेरी ये था कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए मेरी वाइफ का टोटल इनकम 3,82,000 था। ठीक है। उसमें 1,60,000 करीब STCG शेयर्स का दिन था। तो उसमें जो 87A के अंडर 25,000 तक जो रिबेट मिलता है, तो मैं जब जून में भरा था रिटर्न तो जीरो लायबिलिटी आया था, मतलब टैक्स पेएबल नील था। लेकिन बाद में जब ITR प्रोसेस हुआ तब उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 12,800 रुपये का डिमांड निकाला और ITR प्रोसेस किया। तो उसमें मुझे अभी कोई एक्शन लेने का जरूरत है, मतलब रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ऐसा कुछ करने का जरूरत है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि 3 लाख के बेसिक इनकम के अंदर अगर STCG होता है तो उसको टैक्स फ्री एग्जम्पशन में आता है कि नहीं? और दूसरा AY 25-26 के लिए 87A का कुछ चेंज है कि नहीं? 2 सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये हमने कई बार शो पे डिस्कस किया कि पिछली बार ये सरकार ने छोटी सी जो चीज़ की थी हमारे साथ, 5 जुलाई को यूटिलिटी चेंज कर दी गई थी। तो जिन्होंने 5 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न फाइल की, उन्होंने देखा कि उनको स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे भी रिबेट का फ़ायदा मिल रहा है। जो 5 जुलाई के बाद रिटर्न भरने बैठे या 5 जुलाई को रिटर्न भरने बैठे, उन्होंने देखा उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अब जिन लोगों ने रिटर्न भर दी थी पहले, उनको नोटिस आने शुरू हो गए और बहुत नोटिस आए हैं लोगों को। इस बात पे काफ़ी सवाल उठे सरकार से और आई थिंक सरकार ने इसको रिकन्सिडर किया और इसीलिए जो रिटर्न रिवाइज करने की ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर, उसको बढ़ा के 15 जनवरी कर दिया गया था और सरकार ने एक मौका दिया था कि आप रिटर्न रिवाइज कर दीजिए, अब हम आपको इसका बेनिफिट आपको दे देंगे। तो आपने आई थिंक 15 जनवरी तक उसको रिवाइज नहीं किया है। एक तरीका था रीप्रोसेस करने का रिटर्न, लेकिन रीप्रोसेस करने से किसी को भी उस डिमांड की एडजस्टमेंट नहीं मिली है, तो आप उसको रिटर्न को रीप्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप वो मत कीजिएगा। आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर दीजिए और जब आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करेंगे तो आपकी जो ये डिमांड है ये हट जाएगी। हालांकि आप अगर 15 जनवरी से पहले इसको रिवाइज कर देते तो ज़्यादा बेटर होता, बट आप रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर सकते हैं। और जो इस साल, जैसे आपने पूछा कि कुछ बदलाव है, तो अभी जो बजट आया 1 फरवरी को, उसमें जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच भी दी है, उस पर भी स्पेसिफिकली बोला है कि जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उस पे आपको रिबेट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आने वाले सालों में उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसका फ़ायदा मिलेगा, अनटिल अनलेस कि सडनली फिर से कोई चेंज हो जाए और सरकार बोले कि नहीं, हम अब आपको फ़ायदा दे रहे हैं, बट एज ऑन डेट आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं कि अभी आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा? कपिल जी। ओके, ये कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर 3 लाख के अंदर टोटल इनकम है तो उसमें STCG है तो वो एग्जम्प्ट हो सकता है? देखिए, वो जो आपका केस होता है, ये एक अलग केस होता है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है। तो जितनी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे होगी उतना आपको फ़ायदा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बात कर रहे हैं, आपकी इनकम नॉर्मल इनकम है 2.5 लाख और आपकी स्पेशल रेट ऑफ इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख। तो आपका जो 50,000 का अमाउंट बैलेंस है वो आपका बेसिक एग्जेम्पशन से निकल जाएगा, बट बैलेंस 50,000 पे आपको टैक्स देना होगा। तो जितना आपके पास कुशनिंग है अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ये आप उसको यूज़ कर सकते हैं और कोई दिक्कत हो तो फिर आप हमसे संपर्क करिएगा। tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा, हम लोग फिर से आपके उस उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत डिटेल में बता दिया गौरी ने, तब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलते हैं दिल्ली, जहाँ से सरोज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरोज जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार गौरी जी। नमस्कार। सवाल देने के लिए धन्यवाद। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ की डेथ हो चुका है और उनका एंसेस्टर प्रॉपर्टी था मेरी फादर इन लॉ का, और उनके 7 बच्चे थे और मेरी वाइफ है, वन ऑफ देम है। उसमें जो 7 बच्चे थे तो उनकी कोई विल नहीं था, तो 2-3 बच्चे तैयार नहीं हुए। जो भी हुआ लास्ट में उसको इकट्ठे, आई डू नॉट नो कैसे हुआ, बट समहाउ इन्होंने करके 7 हिस्सा करके
एक एक हिस्सा बेच दिया है, बेच रहे हैं। अभी 2-3 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, हमारा हिस्सा जो है वो पिछला दिसंबर में बिका हुआ है, और उसमें जो प्रॉपर्टी था वो एग्रीकल्चरल लैंड था, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड था, लेकिन उसको सरकारी फीस देके उसको होमस्टेड में कन्वर्ट किया गया। और जो सेल डीड बना उसमें होमस्टेड भी लिखा हुआ। मेरी आवाज आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बताएं। मेरी जो सेल डीड बना उसमें होमस्टेड की वार्ड है, उसमें लिखा हुआ है। तो लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है उसमें अभी भी खेती हो रहा है, अभी भी स्टैंडिंग क्रॉप है। ठीक है। लेकिन वो एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड था, इसको सरकारी फीस देके होमस्टेड प्रॉपर्टी बना के उसको बेचा गया है। अच्छा, मेरी जो सवाल है, 3 सवाल है। नंबर 1, ये रूरल प्रॉपर्टी था लेकिन इसको होमस्टेड करा हुआ है, तो इसमें मेरे को टैक्स लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा? ठीक है। दूसरा सवाल नंबर 2 है कि मैंने जो उसको होमस्टेड करने के लिए जो फीस जमा किया गया है उसका चालान का नंबर सब है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं क्या खर्चे में? हमने जो उसको करने में खर्चे में ले सकते हैं क्या? और तीसरा जो है एक यूनिक सा सवाल है। एक्चुअली वो 43 लाख सेल डीड में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने हमको 40 लाख दिया है और व्हाइट में ही सारा ट्रांजेक्शन हुआ है, 40 दिया है। तो मेरे टैक्स लायबिलिटी 43 पे बनेगा या 40 पे बनेगा? तो वैसा ये जानना चाह रहा हूँ। 3 सवाल है। ठीक है। ऐसा करें, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिएगा सरोज जी। अभी लौटता है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले सरोज जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। उन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं, तो चूंकि सवाल लंबे तो जवाब भी लंबा होगा, इसलिए मैं सोचा ब्रेक के बाद उनसे सवालों का जवाब लूँगा। क्या कहेंगे सरोज जी को? देखिए, इनके केस में क्योंकि ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, जैसा कि इन्होंने कहा, तो कोई भी आप उस पर एग्रीकल्चरल इनकम आपकी होती है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे, या आप उसको बेचते हैं या उससे आपको रेंट आता है, वो सारा का सारा इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपने उस पर होमस्टेड भी आपने उसको बनाया है, तो भी आपके उस पर जो इनकम है और या उसको बेचने से इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी। बट आपने क्योंकि अपने सरकारी रिकॉर्ड्स में उसको चेंज करा लिया है, तो आप पहले तो ये देखिए कि रिकॉर्ड्स में अब वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है या वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो चुका है। अगर वो आज भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है और आपने उसको बेचा है, आपके ऊपर कोई भी टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। आपने जो इसको बेचा है, आपने बताया इसकी कीमत 43 लाख है, मैं मान के चल रही हूँ सर्कल रेट के हिसाब से, और आपको मिले हैं 40 लाख। तो आम तौर पे ये प्रॉब्लमेटिक होता है जब आप सर्कल रेट के नीचे बेचते हैं और उसमें 2-3 टैक्स सेक्शंस रोल में आ जाते हैं और उससे टैक्स की देनदारी भी बनती है और नोटिस आने का चांस भी होता है। लेकिन क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई टैक्स नहीं बनता, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी रजिस्ट्री, यानी कि जिन्होंने खरीदा है उनकी रजिस्ट्री तो 43 पे ही होगी अगर सर्कल रेट 43 है। और इनके जो कागज़ हैं वो आप संभाल के रखिए, क्योंकि कल को अगर नोटिस आएगा, थोड़े से चांसेस बनते हैं नोटिस आने के, अगर आएगा तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपने यहाँ पे कोई टैक्स की चोरी नहीं की और इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया भी है और ये इनकम हमारी एग्जेम्प्ट भी थी। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सरोज जी। तो और कोई दिक्कत हो तो फिर हम लोग हैं ही टैक्स गुरु आपके लिए। अब और सवाल ले, तो इससे पहले एक इशू जो था वो पिछले कई सालों से उठ रहा था और टैक्स गुरु में गौरी ने कई बार खुद बखूबी समझाया भी था, और अब सरकार ने उसको सुलझा दिया। सुलझाया वैसे ही जैसे गौरी ने समझाया था सुलझाते हुए, तो क्रेडिट कुछ हद तक गौरी आपको भी जाता है। यह प्रेजेंटिव टैक्सेशन को लेकर के इसमें यह था कि अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कुछ इस तरह से अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें टर्नओवर तय था। उस टर्नओवर तक अगर आप हैं तो आपको मोटा मोटी एक टैक्स दे देना, मान करके इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब दिक्कत ये हो रही थी कि जो मोटा मोटी मान रहे, प्रिजम्पटिव मान रहे हैं,
वो एक्चुअल से कम है तो क्या करें, एक्चुअल से ज़्यादा है तो क्या करें, तो उस पर सफाई नहीं थी। तो अब सरकार ने सफाई दे दी हो, क्या सफाई दी है गौरी समझते हैं। देखिए लक्ष्मण, जैसे आपने कहा कि हमने कई बार इस पे डिस्कशन किया है शो पे, तो जब भी हम 44 AD और ADA सेक्शन में अपनी रिटर्न फाइल करते थे तो इसमें काफ़ी लोगों का व्यू ऐसा निकल के आता था कि अगर हमारा बिजनेस है तो हम टर्नओवर का फ्लैट 6% प्रॉफिट ले लेंगे, यानी कि अगर 2 करोड़ का टर्नओवर है 2 करोड़ का 6% हमारा प्रॉफिट है और उसके ऊपर हालांकि कुछ टैक्स खास बनता ही नहीं था। और प्रोफेशनल्स के केस में अगर हम देखें तो 50% का। लेकिन ये सरकार ने एक तरीका दिया था छोटे व्यापारियों को या प्रोफेशनल्स को कि उनको बहुत ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करनी पड़े। लेकिन इससे हो क्या रहा था, लोगों की टैक्स की देनदारी ही नहीं बन रही थी, क्योंकि अगर आपका 25-20 या 30% का प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें आप 6% अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं। प्रोफेशनल्स के केस में कई बार ऐसा होता था कि 80-85% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता था, लेकिन वो 50% दिखा देते थे। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन थी बहुत लोगों में, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि हमें हायर दिखाना है, क्योंकि सरकार की ये मंशा कभी भी नहीं थी कि आप कम दिखाएं। बिल्कुल। तो अब सरकार ने सामने से आके बता दिया है कि विच एवर इज हायर, आपका 6%, 8% और 50% इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स, और एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप अपना फ्लैट रेट दिखा दे, जो शुरू से मुझे लगता है रिस्की एक तरीका रहा है अपनी रिटर्न भरने का। तो अब हो सकता है कि जो 44 AD और ADA में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उनकी इस साल से देनदारी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए या फिर कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा होने कम भी दिखाते तो बाद में खतरा तो रहता था, नोटिस आने का खतरा रहता था लक्ष्मण। लेकिन ज़्यादातर नोटिस आए नहीं है। मैंने उनको भी कंफ्यूजन रहा होगा। नहीं, कंफ्यूज मुझे लगता है सरकार बहुत क्लियर थी इस मामले में, लेकिन सरकार ने ये सेक्शन इसलिए निकाला था कि लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, तो शायद इसलिए ज्यादा नोटिसेस मैंने नहीं देखे। कभी कभार आए हैं, बहुत मेजर नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये तरीका सही नहीं था। अब सरकार ने साफ कर दिया। दरअसल इसको न्यू इनकम टैक्स बिल जो 2025 आया ना, उसमें इसको बहुत सफाई से कहा गया है। तो ये बिल तो लागू नहीं हुआ, लेकिन बिल के जरिए सरकार की मंशा साफ हो गई है। तो आप जब भले ही मौजूदा कानून के तहत भरें, तो इस मंशा को देखते हुए, इस बिल के जो प्रावधान है, प्रपोजल है, उसको देखते हुए आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। चलते हैं, फटाफट एक कॉल लेते हैं। दिल्ली से हैं संजीव सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार। एक्चुअल में एक क्वेरी ये है दैट माय वाइफ रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन सैलरी एरियर्स आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, एंड हर एम्प्लॉयर इज द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन सैलरी एरियर्स। I have cited a case law which after some search I found out, wherein they have said that if the interest is decided by the court, then that is exempt. In my case, the interest rate has been decided by the Delhi High Court. So my question is whether it is exempt or not. इस समय इनको सैलरी मिली है, एरियर पिछला बकाया सैलरी मिली है, उसके ऊपर ब्याज भी मिला, ये सब कुछ हुआ हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर, तो क्या इनको टैक्स देना पड़ेगा? देखिए ये यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखें प्रोविजंस, तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, चाहे एरियर्स पे मिला है, सैलरी एरियर्स पे, या किसी भी और केस में जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका टैक्सेबल होता है। आमतौर पे आप देखेंगे आपकी इसकी टैक्सेबिलिटी बनती है, लेकिन आपको डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कोर्ट ने डिसाइड किया, और आपने कुछ केस लॉज देखे जहाँ पे ऐसे केस में इंटरेस्ट जो है वो आपका एग्जेम्प्ट किया गया। लेकिन देखिए वो जो केस है वो हाई कोर्ट पहुंचा इसलिए क्योंकि ये लिटिगेशन का मैटर था। तो अगर आप इसको इंटरेस्ट को टैक्सेबल नहीं दिखाएंगे तो ये लिटिगेशन का मैटर बन सकता है। दूसरी बात ये है कि जो केस लॉज आप देख रहे हैं, हर जब कोई जजमेंट आती है उसमें जो नेचर होती है कंपनसेशन की, इंटरेस्ट कंपनसेशन या जो भी, उसको मेंशन किया जाता है। जो इंटरेस्ट कोर्ट देता है या कोर्ट ऑर्डर करता है इंटरेस्ट देने का, वो टैक्सेबल होता है। उसके अलावा अगर कोई कंपनसेशन आती है या कोई जेन्युइन हार्डशिप के लिए वो कंपनसेशन रिलीज की जाती है, उसको कैपिटल रिसीट माना जाता है और उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो उस जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है एरियर्स के अलावा, उसकी नेचर देखना बहुत ज़रूरी है। आपके केस में वो इंटरेस्ट है,
आपको उसको टैक्स में दिखाना चाहिए अपने रिटर्न में और उस पर जो है टैक्स भरना चाहिए। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो लिटिगेशन का मैटर बन सकता है और उसके बाद फिर अगर आप जीतेंगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज आपको देना पड़ेगा। बट मुझे लगता है इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको दिखा के इस पर टैक्स दे दीजिए। चलिए, तो ये है गौरी की सलाह, और बाकी आप देखिएगा, चूँकि मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लगता है तो किसी और से भी सलाह मशवरा इस पर कर सकते हैं। तो गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।